बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो आप लोग सब खैरियत से होगे। हमने लास्ट लेक्चर में वाटर लॉगिंग का कुछ इनिशियल पोर्शन डिस्कस किया था। आज हमने आगे मूव करना है, उसका जो पोर्शन हम जहाँ तक कर चुके थे आज हम उसकी फिजियोलॉजी की तरफ मूव करेंगे। लास्ट लेक्चर हमने इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर लॉगिंग पर्टिकुलरली मेटाबॉलिज्म के ऊपर हमने वाटर एंड न्यूट्रिएंट रिलेशनशिप पे एंड किया था। आज हम आगे मूव कर रहे हैं। इफ़ेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग ऑन हाइपोक्सिया एंड एनॉक्सिक कंडीशंस में जो क्रिएट होती हैं वाटर लॉगिंग के दौरान, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और आज आगे सारी फिजियोलॉजी हाइपोक्सिक और एनॉक्सिक स्ट्रेस की आ रही है। प्लांट्स जब भी फ्लडिंग कंडीशन में या वाटर लॉग कंडीशन में ग्रो कर रहे होते हैं या उनको ऐसी कंडीशन को फेस करना पड़ता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उनकी रूट की जो एक रेस्पायरेशन का मैकेनिज़्म है जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई है वो रुकना शुरू हो जाती है या बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, बिल्कुल रुक जाती है। तो ये दोनों कंडीशन उनकी ग्रोथ को बुरी तरह से इम्पेक्ट करती है। तो प्लांट अंडर दिस वाटर लॉगिंग कंडीशन दो तरह के फिजियोलॉजिकल फिनोमेनास को फेस करते हैं। पहला है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया वो कंडीशन होगी जिसमें ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है प्लांट के टिश्यूज़ के अंदर, जो उसके एक रिक्वायर्ड लेवल उससे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। दो कि ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है लेकिन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है हाइपोक्सिया कंडीशन में। एंड सेकंड है एनॉक्सिया, टोटल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन प्लांट टिश्यू, जिसमें टोटली ऑक्सीजन जो होगी वो ख़त्म हो जाती है, उसका कोई सोर्स बाकी नहीं रहता, और जो ऑलरेडी होती है उसमें वो प्लांट के सेल्स कंज्यूम कर चुके होते हैं। तो ज़ीरो ऑक्सीजन कंडीशन जो होती है वो उसकी एनॉक्सिया कंडीशन कहलाएगी। तो आज हमने जो बेसिक चीज़ें डिस्कस करनी है, फिजियोलॉजी ऑफ हाइपोक्सिक एंड एनॉक्सिक स्ट्रेसेस, इन दोनों की वजह से जो है क्या फिजियोलॉजी क्रिएट होती है और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज क्या हैं प्लांट्स के, उस पर आते हैं। तो सबसे पहले आता है बेटा जो हाइपोक्सिक या एनॉक्सिक स्ट्रेसेस हैं, ये दोनों सबसे पहला दो तरह के इम्पेक्ट क्रिएट करती हैं। पहला ये कि जब शॉर्टेज हो जाती है, बिल्कुल एब्सेंस हो जाती है ऑक्सीजन की, तो प्लांट्स जो हैं वो अपने जो सेल्स का मेटाबॉलिज्म है, एंटायर सेल्स का मेटाबॉलिज्म, उसको उन्हें रीअरेंज करना पड़ता है। तो फर्स्ट इसमें आ जाता है फंडामेंटल रीअरेंजमेंट ऑफ एंटायर सेल मेटाबॉलिज्म, पूरे सेल का जो मेटाबॉलिज्म है उसे उन्हें चेंज करना पड़ता है। सेकेंडली सेकेंड अडॉप्टेशन जो प्लांट के अंदर आती है वो इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एरियल पार्ट्स टू द पार्ट्स लोकलाइज्ड इन एनॉक्सिक इन्वायरमेंट। तो जो एनॉक्सिक ज़ीरो ऑक्सीजन वाले इन्वायरमेंट में जैसे रूट्स हैं जहाँ पे बिल्कुल ऑक्सीजन की एक लेवल आता है कि सप्लाई ज़ीरो हो जाती है, तो उनकी सप्लाई के लिए एरियल पार्ट से ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट की जाए। तो ये उसकी अडॉप्टेशन है जो फिजियोलॉजिकली चेंजेस आती हैं। अब उसके लिए सेल का जैसे पहले वाले पोर्शन में मेटाबॉलिज्म वो चेंज करते हैं, कुछ मैकेनिज़्म वो हैं, और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट एरियल पार्ट से जो रूट्स की तरफ है उसको करने के लिए वो उन्हें अपने जो सेल्स के स्ट्रक्चर्स हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़, और जो उनका एक स्टेम का टिश्यू है उसके अंदर काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन करनी पड़ती हैं। तो उसमें सेल की जो एक मॉडिफिकेशंस आ जाती हैं, ये भी उनकी एक फिजियोलॉजी का पार्ट होगा। तो इनको आगे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि फिजियोलॉजिकल जब कंडीशंस आती हैं तो वो किस तरह फिजियोलॉजिकली रिस्पॉन्स किस तरह करते हैं प्लांट्स हाइपोक्सिक और एनॉक्सिक स्ट्रेसेस को। तो सबसे पहली इस पे है बेटा फ्लडिंग, एंड जब होती है तो फ्लडिंग में एथिलीन या एथाइलिन प्रोडक्शन जो है ये इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। चेंज इन द एनर्जी मेटाबॉलिज्म, और साथ ही उसके एनारोबिक इंड्यूस प्रोटीन्स आ जाती हैं। एक नई टाइप की, जैसे हमने हीट शॉक प्रोटीन पढ़ी थी, तो यहाँ पे एक नई टाइप की प्रोटीन है जो इस स्ट्रेस कंडीशन में आती हैं, ANPs, उनका जिक्र होगा यहाँ पे। और उसके बाद थर्ड वन एंड लास्ट वन जो हम डिस्कस करेंगे वो बायोकेमिकल चेंजेस इंड्यूस्ड बाय फ्लडिंग है। ये तीनों चेंजेस इसमें आते हैं। रिस्पॉन्सेज ऑफ हाइपोक्सिक एनॉक्सिक स्ट्रेस में हमने जो पहली फर्स्ट टाइप पढ़ी है कि फ्लडिंग एंड फ्लडिंग इंड्यूस्ड एथिलीन प्रोडक्शन, इस पे आते हैं। तो वो क्या इम्पेक्ट करती है एथिलीन की प्रोडक्शन ड्यूरिंग फ्लडिंग, क्या करती है प्लांट के अंदर, क्या चेंजेस लेके आती है। उसमें पहला है डेवलपमेंटल चेंज, एक आता है कि डेवलपमेंट ऑफ एरनकाइमा टिश्यूज़ बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उसके जो स्टेम पोर्शन है उसके अंदर एक मॉडिफिकेशन आती है जो
रूट्स के की ऑक्सीजन सप्लाई को रिस्टोर करने के लिए हेल्प करता है, जो एरियल पार्ट्स की ऑक्सीजन है या सराउंडिंग एयर से ऑक्सीजन को पिकअप करके और रूट्स तक पहुंचाने का जो फंक्शन है वो ये एरनकाइमा टिश्यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली जो इनकी प्रोडक्शन है एरनकाइमा की, एथिलीन गैस जब प्रोड्यूस होती है उस पर डिपेंडेंट होती है। एथिलीन गैस हम पहले पढ़ चुके हैं, थाइलिन गैस, एथिलीन जो है उसकी प्रोडक्शन ड्यू टू द एक स्ट्रेस कंडीशन का एक सिग्नल के तौर पे वर्क करती है और वो प्लांट्स की रूट्स में प्रोड्यूस होना शुरू होती है और रूट्स के भी जो हाइपोक्सिक रीजन्स हैं वहाँ पे वो प्रोड्यूस होती है और रूट्स से प्रोड्यूस होकर वो लीव्स की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो फ्लडिंग कंडीशन के अंदर एथिलीन की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है और ये गैस क्या जो गैस एथिलीन गैस है ये टिश्यूज़ के अंदर मॉडिफिकेशन लेके आती है और एरनकाइमा टिश्यूज़ यानी कि गैस स्पेसेस क्रिएट करती है विद इन द प्लांट पार्ट्स। और प्लांट पार्ट्स पर्टिकुलरली कहाँ ये एरनकाइमा आते हैं, रूट्स के अंदर एरनकाइमा आते हैं जो थोड़ी सी बिल्कुल सॉइल्स के साथ रूट्स मौजूद होती हैं, यानी कि एडवेंटिशियस रूट्स वगैरह, उनमें ये एरनकाइमा टिश्यूज़ प्रोड्यूस हो जाते हैं। राइजोम स्टेम्स जो होते हैं उनमें ये एरनकाइमा प्रोड्यूस होंगे, पेटियोल्स के अंदर प्रोड्यूस हो सकते हैं, लीव्स के अंदर। तो डिपेंडेंट होते हैं ये किस टाइप का वो प्लांट है उस पर डिपेंड करते हैं। एरनकाइमा को अगर डिफ़ाइन किया जाए तो एरनकाइमा आर सॉफ्ट tissues with large intercellular spaces to provide low resistance internal pathway for the exchange of gases between the aerobic shoots and anaerobic roots। तो बेसिकली क्या है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगी जो प्रोवाइड करती हैं गैस का की पैसेज फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट टू द रूट्स, या ऐसे पार्ट्स जो वाटर से बाहर होते हैं जिसमें एडवेंटिशियस रूट होती हैं तो वो कई दफ़ा वो सॉइल से बाहर होती हैं, उस टाइम के साथ एरियल पोर्शन में हो सकती है, एरियल रूट्स के तौर पे भी उन्हें कहते हैं, तो उनमें ये चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो उनसे एरनकाइमा जनरेट होंगे। तो एरनकाइमा टिश्यूज़ प्रॉपर जो ग्रोथ है रूट्स की उसको इन्हांस करते हैं और उनकी जो सर्वाइवल है, उनकी सप्लाई जो है ऑक्सीजन की, वो उसको इंश्योर करते हैं। तो ये कुछ पिक्चर डायग्राम नज़र आ रही है, लाइसोजेनस एरनकाइमा है कि स्टेम्स के अंदर मॉडिफिकेशन आना शुरू हो जाती है और उसके अंदर जैसे राइस की रूट्स आपको नज़र आ रही हैं, राइस में नेचुरली उसमें एरनकाइमा स्पेसेस मौजूद होती हैं। नॉर्मल अगर ड्रेन सॉइल है, प्रॉपर ड्रेनेज हो रही है, उसमें कोई एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं है, तो उसमें एरनकाइमा के टिश्यूज़ रूट्स में डीप लेयर्स तक नहीं गए होते और उनकी स्पेसेस जो होती हैं उनके टिश्यूज़ में ऑलरेडी वो एरनकाइमा स्पेसेस मौजूद होती हैं, लेकिन उनके स्टेल या कॉर्टेक्स के जो सेल्स हैं उनमें स्पेसेस वो कम होती हैं। लेकिन अगर वो वाटर लॉक कंडीशन में, सबमर्ज कंडीशन में राइस को ग्रो किया जाए तो ये स्पेसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं और एरनकाइमा की जो ग्रोथ है वो डाउनवर्ड मूव करना शुरू हो जाती है। तो इस तरह रूट्स को ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। ये आपको एक रूट्स का सेक्शन नज़र आ रहा है। इस तरह यहाँ देखा जाए मेज़ के अंदर, तो मेज़ के अंदर एरनकाइमा इनिशियली उनके कॉर्टेक्स में नहीं होते, उसकी सप्लाई बहुत कम होती है, अगर हों भी तो बहुत नॉमिनल से होते हैं। लेकिन जब वाटर लॉक कंडीशन में आते हैं तो स्पेसेस क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी इस सेल के अंदर। और उसकी एग्जांपल ये नज़र आ रही है आपको, इसके कॉर्टेक्स के अंदर ये परफोरेटेड होल्स नज़र आ रहे होंगे। ये उसके होल्स जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको जो पर्टिकुलर उसकी एक कह सकते हैं पर्टिकुलर पैसेज का वे शो कर रहे हैं जिसके थ्रू वाटर गैसेज जो हैं वो फ्रॉम द एरियल पार्ट्स, लीव्स, पेटियोल्स वगैरह और एरियल रूट से ट्रांसपोर्ट होती हैं और रूट सिस्टम में वो जाती हैं। फ्लडिंग एंड एथिलीन प्रोडक्शन वाले टॉपिक के अंदर हमारा एक और जो उसमें सेकंड चेंज आती है वो लीव्स की ओरिएंटेशन और स्टेम्स की ओरिएंटेशन पे, लीफ एंड स्टेम ओरिएंटेशन चेंज होना शुरू हो जाती है। लीव्स और स्टेम्स जो हैं वो जिस डायरेक्शन में, जिस स्ट्रक्चर के साथ वो मौजूद होते हैं वो स्ट्रक्चर अपना चेंज करना शुरू कर देते हैं। तो पेट्यूल एपिनेस्टी स्टार्ट हो जाती है इन रिस्पॉन्स टू फ्लडिंग, और ये एक एडेप्टिव रिस्पॉन्स है विच प्लांट्स को ये एनेबल करता है कि प्लांट्स स्ट्रेस के अंदर वो रह सकें। एपिनेस्टी बेसिकली एक कह सकते हैं बिहेवियर है जिसमें ड्यूरिंग फ्लडिंग मोस्टली कॉमनली ये शो होता है, जिसमें रूट्स ऑफ द प्लांट या से में जब फ्लडिंग होती है तो लीफ सेल्स या स्टेम सेल्स जो होते हैं स्पेशली उनकी जो आउट ग्रोथ है बॉटम एरियाज़ जो हैं उसके डाउनवर्ड जो पोर्शन होते हैं उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से
लीव्स कर्लिंग स्टार्ट हो जाती है, या लीफ का ड्रॉप हो जाना, बेंड हो जाना, लीव्स का बेंडिंग स्टार्ट हो जाती है, स्टेम्स की बेंडिंग स्टार्ट हो जाती है, उनकी जो एक नॉर्मल पोजीशन है उससे वो चेंज हो जाते हैं। तो पेट्यूल एपिनेस्टी बेसिकली क्या है, बेंडिंग ऑफ द लीफ पेट्यूल्स है, या अगर स्टेम्स के अंदर आ रही है तो स्टेम्स की बेंडिंग जो है ड्यू टू द ओवर ग्रोथ ऑफ आउटसाइड सेल्स ऑफ द बॉटम साइड पे जो सेल्स होंगे, या आउटसाइड सेल ऑफ स्टेम होंगे, या लीफ के बॉटम सेल्स जो होंगे उनकी ग्रोथ बढ़ जाना, वो उसमें बेंडिंग क्रिएट करेगी। और एपिनेस्टिक रिस्पांस जो होता है ये भी एथिलीन प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। एथिलीन की प्रोडक्शन जो है उसे कंट्रोल करती है। एथाइलिन प्रोडक्शन जो है, एथिलीन प्रोडक्शन से ही शूट्स के अंदर ये, उनके सेल्स के अंदर ये बिहेवियरल चेंज आता है और वो उसे चेंज, उसकी ग्रोथ चेंज होती है। तो ये आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी, अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो इसमें आपको कुछ क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि दो प्लांट्स हैं, एक कंट्रोल है जिसके ऊपर कोई फ्लडिंग स्ट्रेस नहीं है और दूसरा जिसके ऊपर फ्लडिंग स्ट्रेस वगैरह अप्लाई की हुई है, लेकिन यहाँ पे वो 2,4-D की एप्लीकेशन के साथ वो उसे शो कर रहा था। सो प्लांट के ऊपर एक समझाने के लिए है कि एपिनेस्टी क्या है, कि इसके जो सेल्स की ग्रोथ है वो बढ़ना शुरू हो जाती है और सेल अकामुलेट होना शुरू हो जाते हैं। उनकी इस ग्रोथ की वजह से ओवर ग्रोथ स्टार्ट होती है, ओवर ग्रोथ की वजह से वो डाउनवर्ड बेंडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये आपको हाइपोनेस्टी है जिसकी वजह से अपवर्ड कर्लिंग होगी, हाइपोनेस्टी होगी तो अपवर्ड कर्लिंग होगी, लेकिन ये ड्राउट में नहीं होती। ड्राउट में एपिनेस्टी कंडीशन आती है जिसमें वो डाउनवर्ड कर्लिंग स्टार्ट कर लेते हैं, और इस तरह प्लांट का जो एक सर्वाइवल मैकेनिज़्म है उसको अवॉइड करना, ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करना और बहुत सारे मैकेनिज़्म को वो कंट्रोल कर पाता है इस मैकेनिज़्म को अडॉप्ट करके। उसके बाद फ्लडिंग और एथाइलिन प्रोडक्शन में थर्ड कैटेगरी आती है फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स, या ऐसे हाइपरट्रॉफी इसमें आ जाती है। दो इसमें टर्मिनोलॉजीज हम डिस्कस करेंगे। फ्लडिंग इंड्यूस करती है हाइपरट्रॉफी एट द बेस ऑफ स्टेम। स्टेम के साथ आउटग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। जो स्टेम की बेस होगी जो वाटर से अबव होगी, वो जो वाटर से अबव उसकी बेस मौजूद होती है, जो वाटर से मर्ज की हुई बेस होती है स्टेम की, वहाँ पे नई आउट ग्रोथ स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। आउट ग्रोथ, इनलार्जमेंट ऑफ प्लांट टिश्यूज़, एक्सेसिव और इंक्रीज नंबर ऑफ प्लांट सेल्स की ग्रोथ है, तो ये सेल्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। लेटर ऑन ये इस ग्रोथ जो होगी, हाइपरट्रॉफिक ग्रोथ जो होगी, ये रूट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, एडवेंटिशियस रूट्स में। और कई दफ़ा जो स्टेम्स प्लांट्स जिनकी एडवेंटिशियस जिनकी ओल्ड रूट्स मौजूद होती हैं स्टेम के साथ, वहाँ पे वो रिप्लेस करके उनको, उन ओल्ड रूट्स को रिप्लेस करके एडवेंटिशियस रूट्स क्रिएट करते हैं। ऑक्सिन्स और एथाइलिन वगैरह की जो है इंडक्शन एडवेंटिशियस रूट्स की फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको भी इसके बारे में पिक्चर दिखाता हूँ थोड़ा सा, उससे आपको ज़्यादा क्लियरली इसे अंडरस्टैंड होगा। तो एथिलीन की प्रोडक्शन जैसे हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि वो एरेनकाइमा सेल्स की प्रोडक्शन को एनहांस करती है। एरेनकाइमा सेल्स की प्रोडक्शन के बाद हमने अभी डिस्कस किया था कि वो लीव्स की बेंडिंग वगैरह क्रिएट करती है, और जिसे एपिनेस्टिक ग्रोथ कह सकते हैं। और उसके बाद ये एडवेंटिशियस रूट्स की फार्मेशन में भी एथिलीन का रोल है। तो ये एथिलीन गैस बेसिकली एक उसका टॉलरेंस मैकेनिज्म में आ जाता है, जो हाइपॉक्सिक और एनॉक्सिक स्ट्रेसेस के रिस्पांस में एज अ फिजियोलॉजिकल रिस्पांस के तौर पे वर्क करती हैं। अब जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि एक टॉप पे पिक्चर ए में, जैसे ये पिक्चर ए आपको नज़र आ रही है, तो प्लांट ए को 7th डे को प्लांट ए जो है उसकी पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी। सबमर्ज वाटर कंडीशन में जब ग्रो होता है तो आफ्टर 7 डेज़ स्टेम का जो पर्शन वाटर से अबव मौजूद है, ये शुगर केन को दिखाया गया है, तो वहाँ से रूट्स जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। अगर हम आगे मूव करें 11th डे पे जाएं तो 11th डे तक वो ग्रोथ और इन्हेंस होती है, उसके फाइबर रस ग्रोथ सराउंडिंग में स्टार्ट हो जाती है, सराउंडिंग एरियाज में फाइबरस ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और अगर 18 डे के बाद उसे ऑब्ज़र्व किया जाए 18th डे को, तो 18th डे को पे देखा जाए तो जो उसकी ब्रांचिंग स्टार्ट हुई है वो और ज़्यादा डेंस होना शुरू हो जाती है। तो ये एक अडॉप्टेशन है, और इनमें एरेनकाइमा टिश्यूज़ भी क्रिएट होंगे। वो एरेनकाइमा टिश्यूज़ जो बॉटम में रूट्स मौजूद हैं वहाँ तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। आफ्टर डे 25 इस कंडीशन में चले जाते हैं। ओवरऑल अगर एंड तक देखा जाए तो प्लांट जो होगा उसकी कंप्लीट ग्रोथ होने तक वो बहुत सारी परफोरेटेड किस्म की एडवेंटिशियस रूट्स को ग्रो कर लेगा। ये ग्रोथ प्लांट
को एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोवाइड करती है फॉर प्रॉपर एस्पायरेशन ऑफ रूट्स, और न्यूट्रिएंट अपटेक को इन्हेंस करने में हेल्प करती है। बेसिक जो कंपोनेंट है एडवेंटिशियस रूट का, वाटर और न्यूट्रिएंट्स के अपटेक को इन्हेंस करना है। और ड्यूरिंग द फ्लडिंग कंडीशन ये फ्लड रेजिस्टेंट प्लांट्स के अंदर एडवेंटिशियस रूट्स बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करती हैं अपटेक ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को। जो फ्लड ससेप्टेबल प्लांट होंगे वो तो ये चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर पाते, उनकी तो डेथ हो जाती है। लेकिन जो रेजिस्टेंट होते हैं, हाईली रेजिस्टेंट प्लांट्स होते हैं, वो इन मैकेनिज़्म के थ्रू अपनी ग्रोथ के मैकेनिज़्म को अडॉप्ट करने के बाद इजीली ग्रो कर पाते हैं। नेक्स्ट बेटा इसमें एक और रिस्पांस मौजूद है, फास्ट शूट इलांगेशन अंडर वाटर स्ट्रेस। तो ये भी फिजियोलॉजी का रिस्पांस में आता है कि सेल ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाती है फ्लडिंग कंडीशन में। एथिलीन गैस जो है उसकी प्रोडक्शन जो उसके रूट्स में हो रही है वो स्टेम की इलांगेशन स्टार्ट करवाती है। अब उसकी एग्जांपल आप डिस्कस कर सकते हैं कि डीप वाटर प्लांट्स जो होते हैं, स्पेशली जब राइस को ग्रो किया जाता है तो उसे वाटर स्टैंडिंग वाटर में ग्रो किया जाता है, तो वो एक यूनिक फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन शो करता है कि उसके जो स्टेम्स के इंटरनोड्स होती हैं, अगर नॉट्स सी बनी होती हैं स्टेम्स के ऊपर, उन नोड्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाता है जो उसकी स्टेम की लेंथ को इन्हेंस करने में, इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। तो इसको ग्रो करने में भी इंटरनोडल एलोंगेशन डीप वाटर राइस में भी जो रिस्पॉन्सिबल है वो एथिलीन गैस ही इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है इसकी प्रोडक्शन में। आपको ये नीचे एक पिक्चर नज़र आ रही होगी कि दो तरह के यहाँ पे राइस के फील्ड के प्लांट्स आपको नज़र आ रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो राइस फील्ड के अंदर ये दो तरह के प्लांट्स आपको राइस के नज़र आ रहे हैं, ड्राई कंडीशंस के अंदर भी मौजूद हैं। ड्राई कंडीशन वाले प्लांट्स की हाइट इंटरनोडल डिस्टेंस शॉर्ट है, वाइल जो वाटर के अंदर है, जैसे जैसे वो डीप वाटर में जा रहे हैं उन प्लांट्स के जो हाइट है वो बढ़ती जा रही है। एज़ कम्पेयर टू द ग्रोथ ऑफ ई, उसकी हाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, उससे डबल है, ऑलमोस्ट डबल है। तो वो डबल जो ग्रोथ है वो ड्यू टू द रिस्पॉन्स ऑफ फास्ट शूट ग्रोथ, और उसमें सबमर्ज कंडीशन में एथिलीन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो उसकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप देख लें सी में और अगर ई में कंपैरिजन किया तो सी में एथिलीन की प्रोडक्शन कम है क्योंकि वाटर की यहाँ पे इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं है। वाइल जो डीप वाटर कंडीशन में राइस मौजूद होगा वो ज़्यादा एथिलीन प्रोड्यूस करेगा, उसके स्टेम की लेंथ ज़्यादा होगी ताकि उसके लीव्स और शूट्स और उसके जो स्पाइक्स हैं, फ्लावर स्पाइक्स ग्रेन जिन पे बनने हैं, वो वाटर से बाहर रह सकें, वाटर से बाहर ग्रोथ कर सकें, अपनी प्रॉपर फोटोसिंथेसिस कर सकें, वो प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ये एक उसका फिजियोलॉजी का रिस्पॉन्स है अंडर द वाटर लॉग कंडीशंस। तो इसमें वाटर लॉग कंडीशन में ये रिस्पांस भी एथिलीन डिपेंडेंट है। नेक्स्ट आगे मूव करेंगे हम बेटा, जो इसका इम्पोर्टेंट पोर्शन हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, चेंज इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म एंड एनारोबियोसिस इंड्यूस प्रोटीन्स। ये एक और एडिशनल रिस्पांस है, रिस्पांस नंबर 2 जो हमने शुरू में डिस्कस किए थे। ये अदर देन एथिलीन प्रोडक्शन एक रिस्पांस आता है कि मेटाबॉलिज्म चेंज होता है और एनारोबिक कंडीशन में प्रोटीन्स कुछ जनरेट होती हैं, उनकी सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। तो जनरली ऑब्जर्व किया गया फर्स्ट ऑफ ऑल मेज प्लांट में जो ऑब्जर्वेशन की गई इससे रिलेटेड, प्रोटीन से रिलेटेड, तो 20 एनारोबिक प्रोटीन्स जो लो ऑक्सीजन कंडीशन में ट्रीटमेंट में उन्होंने ऑब्जर्व की, वो मिली उन्हें 20 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन जो नॉर्मल से डिफरेंट थी और उनका डिफरेंट मैकेनिज्म था, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस थे, वो ऑब्जर्व की गई फर्स्ट टाइम इन मेज़। सेकेंडली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो 20 एनारोबिक प्रोटीन सिंथेसाइज हुई थी उस स्ट्रेस कंडीशन में, ये मोस्टली एंजाइम से ग्लाइकोलाइटिक और फर्मेंटेशन पाथवे को कंडक्ट करने वाले एंजाइम थे। इनमें से कुछ कॉमनली जो थे वो सुक्रोज सिंथेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, LDHB से कहते हैं, और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज ADH, और बहुत सारी इस तरह की डिफरेंट और हैं जो जनरेट होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं ड्यूरिंग द स्ट्रेस कंडीशन के रिस्पांस में। जब इस पर ड्राउट कंडीशन आती है तो उसके रिस्पांस
इसके बाद मज़ीद इसमें जो आता है, जो हमने मेटाबॉलिज्म के इसके रिस्पॉन्स डिस्कस किए, तो उसमें आएगा कि लैक ऑफ ऑक्सीजन इफेक्टिवली ब्लॉक्स एटीपी सिंथेसिस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो उसका मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स, जो एनर्जी चेंजेस उसमें आना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू द ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी सिंथेसिस जो है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती है। जब एटीपी सिंथेसिस ब्लॉक होती है तो फ्लडेड रूट सेल जो होते हैं उनमें से विद द पैसेज ऑफ टाइम जो एटीपीज़ हैं उसके रेस्पायरेशन में जो यूटिलाइज होनी थी हो चुकी होती हैं, तो वो उसकी डेफिशिएंसी फील करना शुरू कर देते हैं एटीपी की। तो अल्टरनेटिव बात होने चाहिए। तो इस अल्टरनेटिव, सो इस कंडीशन में अंडर एनारोबिक कंडीशन में अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एटीपी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन के तौर पे स्टिमुलेट होता है, और वो अल्टरनेट सोर्स प्रोवाइड करता है एटीपीज़ का, ताकि सेल्स अपने फंक्शन को कंटिन्यू रख सकें। तो ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन का जो एक पाथवे है, इसे हम एक टर्मिनोलॉजी इसके लिए यूज़ होती है और इसे कहा जाता है पास्चर इफेक्ट भी इसे कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन दोनों मिल के एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को जनरली हम क्या कहते हैं, पास्चर्स इफेक्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद बेटा आ जाता है लास्ट वन है बायोकेमिकल चेंजेस इंड्यूस्ड बाय फ्लडिंग। फ्लडिंग कौन से बायोकेमिकल चेंजेस इंड्यूस करवाती है और फ्लडिंग के क्या इम्पेक्ट आते हैं। तो उसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली ये है कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए बायोकेमिकल चेंजेस इंड्यूस बाय फ्लडिंग के लिए दो थ्योरीज इसको एक्सप्लेन करती हैं, जो डिफरेंट वे से फ्लडिंग टॉलरेंस को शो करवाती हैं। तो पहली थ्योरी है कारफर्ड्स मेटाबॉलिक थ्योरी। फर्स्ट थ्योरी के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करता है कि अकॉर्डिंग टू द कार्डफ्स मेटाबॉलिक थ्योरी, फ्लडिंग टॉलरेंस डिपेंड्स ऑन द रिडक्शन ऑफ एथेनॉल प्रोडक्शन। एथेनॉल की प्रोडक्शन कम होगी तो फ्लडिंग टॉलरेंस आएगी। ये पहली थ्योरी थी और यही दूसरी में भी इम्प्लीमेंट होती है। बेसिकली बायोकेमिकल चेंजेस जो फ्लड टॉलरेंस आनी है, तो एथेनॉल की प्रोडक्शन जितनी कम होगी उतना प्लांट की सर्वाइवल अच्छा है, क्योंकि ये टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो फर्स्ट थ्योरी के अकॉर्डिंगली इसकी रिडक्शन होनी चाहिए। तो उसके बारे में उसने एक्सप्लेन किया था 1971 में, ये थ्योरी उसने एलेबोरेट की थी। तो उसके अकॉर्डिंगली लो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी जो होती है, अगर उसकी एक्टिविटी लोअर अमाउंट पे हो तो उससे जो एथेनॉल की प्रोडक्शन है, अकोमुलेशन है इन द प्लांट टिश्यूज़, वो कम हो जाती है और किसी टॉक्सिक लेवल तक नहीं जाती। तो फ्लडिंग टॉलरेंस को आप रिलेट कर सकते हो कि इसके फर्दर आगे जो इसका एक स्टेप है उससे रिलेट कर सकते हो कि अगर एथेनॉल की प्रोडक्शन रिड्यूस करनी है तो अल्कोहलिक हाइड्रोजिनेज जो पायरोवेट की प्रोडक्शन के दौरान प्रोडक्शन के बाद एक्ट करता है, उसकी एक्टिविटी को अगर रिड्यूस कर दिया जाए तो एथेनॉल की प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो जाती है। और साथ ही उसने एक और स्टेट किया था इस बात के साथ एक्सप्लेनेशन में, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो बताता है कि alternate end products like malate, lactate and other organic acids are synthesized। कि जब अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज अपनी एक्टिविटी को उसकी एक्टिविटी रिड्यूस होगी तो उसके साथ अल्टरनेट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं, मैलेट, लैक्टेट एंड दूसरे ऑर्गेनिक। लेकिन अगर इसकी अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटी स्ट्रॉन्गर होगी तो ये बाई प्रोडक्ट्स जो डिफरेंट एंड प्रोडक्ट्स हैं ये प्रोड्यूस नहीं होंगी और उसकी जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा एथेनॉल प्रोड्यूस होगी, वो टॉक्सिक लेवल पे जाएगी। सो फॉर द बायोकेमिकल चेंजेस के बायोकेमिकल फ्लड टॉलरेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्लांट्स के अंदर अंडर एनारोबिक कंडीशन एथेनॉल की प्रोडक्शन कम से कम हो, और उसके लिए अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटी को रोकना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड थ्योरम जो था हाइपोथेसिस की फॉर्म में है, उसके अकॉर्डिंगली उसको डेविस रॉबर्ट्स पीएच स्टैट हाइपोथेसिस कहते हैं। डेविस रॉबर्ट्स पीएच स्टैट हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली कि टोटल रेगुलेशन ऑफ पीएच इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट पॉसिबल चेंजेस इन एसिडिफिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो जो टोटल एक पीएच की रेगुलेशन है, साइटोप्लाज्म की एसिडिफिकेशन जो है उसको प्रिवेंट करती है। तो उसका एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस आपको मैं बताता हूँ कि हायर पीएच फेवरिंग जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है, LHD एक प्रोटीन जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्रोड्यूस होती है इन रिस्पांस टू फ्लडिंग स्ट्रेस।
ये हाई पीएच पे अपना वर्क करती है और लैक्टेट को प्रोड्यूस करती है, जो एक बाई प्रोडक्ट है एथेनॉल की जगह पे प्रोड्यूस होगी, और हायर पीएच पे ही इसने वर्क करना है। लेकिन अगर पीएच डिक्रीज़ हो जाती है, पीएच लोअर लेवल की एसिडिफिकेशन की तरफ चली जाती है, तो एसिडिफिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्म जो होगी वो एथेनॉल की प्रोडक्शन को, सिंथेसिस को इन्हेंस करेगी। तो इस पीएच स्टैट हाइपोथेसिस में इंपॉर्टेंट चीज़ प्रिवेंट करना है पॉसिबल चेंजेस इन द एसिडिफिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, कि साइटोप्लाज्म की जो एसिडिफिकेशन है उसे होने से रोकना है, जो भी उसके लिए पॉसिबल वेज हो सकते हैं। अगर प्लांट्स अपने साइटोप्लाज्म के अंदर पीएच को मेंटेन कर लेता है तो लैक्टेट हाइड्रोजिनेज जो है, लैक्टेट हाइड्रोजिनेज वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। लैक्टेट हाइड्रोजिनेज जो है वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएगा, और उस लैक्टेट को प्रोड्यूस करने की वजह से सिंथेसिस है एथेनॉल की वो कम होगी। लेकिन अगर पीएच ड्रॉप कर जाती है एट लो पीएच, लैक्टेट हाइड्रोजिनेज एक्टिविटी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, वाइल पायरोवेट डीकार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी इन्हेंस कर जाती है। और पायरोवेट डीकार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है ये इंक्रीज़ कर देता है एथेनॉल की प्रोडक्शन, और कोई बाई प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस करता, डायरेक्टली ये एथेनॉल को प्रोड्यूस करता है। सो पीएच जो होगी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। पीएच को साइटोप्लाज्म की जो पीएच है उसको एसिडिफिकेशन से रोकना है। अगर ये एसिडिफाई हो जाएगी, इसमें एसिडिक कंडीशन आ जाएगी, बिलो 7 ये ड्रॉप कर जाएगी, लेस देन 7 ये चली जाएगी, तो इसमें इशू आना शुरू हो जाएंगे कि प्लांट के अंदर जो एथेनॉल का साइकिल है, एथेनॉल की सिंथेसिस है वो इन्हेंस करेगी। जब वो एथेनॉल की सिंथेसिस इन्हेंस करेगी तो वो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रोक देगा, बहुत सारे उसके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस रुकेंगे, और जब वो टॉक्सिक लेवल पर एथेनॉल चला जाता है तो प्लांट की सेनेसेंस या डेथ की तरफ उसे लेके जाता है। तो ये इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टॉलरेंस मैकेनिज्म में, कि प्रिवेंट करना है एथेनॉल की सिंथेसिस को। इसके अलावा बेटा कुछ और रिस्पॉन्सेज हैं जो हाइपोक्सिक एंड नॉक्सिक स्ट्रेस के ओवरव्यू में नज़र आते हैं, जो अडॉप्ट फ्लडिंग स्ट्रेस को अवॉइड करने की स्ट्रेटजीज़ में आता है। ये तो आप पढ़ चुके हैं पहले कि आल्टरिंग प्लांट मेटाबॉलिज्म, उसमें एनारोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलिटिक एंड फर्मेंटेटिव जो मेटाबॉलिज्म है वो जनरेट होता है। इसके अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे इसमें स्टडी वाली है इम्पॉर्टेंट, कि एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी डिटॉक्सिफाई करने के लिए रॉ स्पीशीज़ को वो जनरेट होना शुरू हो जाती है। और कुछ कंडीशन में जब हीट स्ट्रेस या ड्यू टू द स्टोमेटल क्लोजर कैनोपी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, तो वहाँ हीट शॉक प्रोटीन्स की भी ज़रूरत पड़ती है प्लांट को टू अवॉइड द स्ट्रेस कंडीशन अंडर एनॉक्सिया एनॉक्सिक एज अ रिस्पोंडेंट टू एनॉक्सिक स्ट्रेस जनरेटेड बाय फ्लडिंग में भी हीट स्ट्रेस का जनरेट हो जाती है ड्यू टू द लीफ टेम्परेचर। स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से ट्रांसपायरेशन जब रुकती है तो स्टोमेटा क्लोजर की वजह से लीफ का टेम्परेचर बढ़ता है, और ओवरऑल कैनोपी का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हीट शॉक प्रोटीन्स उस वक्त सिंथेसाइज होती हैं। नेक्स्ट उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है अकम्बुलेशन ऑफ ऑस्मोलाइट्स सच एज शुगर्स अमाइनो एसिड इन रिस्पॉन्स टू फ्लडिंग। तो फ्लडिंग कंडीशन में क्योंकि रूट्स वाटर कंडीशन में होती हैं तो उनके अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो हैं वो लॉस होने का ख़तरा होता है। उसके अंदर ऑस्मोटिक स्ट्रेस जब आती है ड्यू टू द लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो ऑस्मोलाइट्स उस वक्त प्रोड्यूस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ शुगर्स अमाइनो एसिड, ये भी फ्लडिंग का रिस्पॉन्स है। और लास्टली हम ये डिस्कस कर चुके हैं मेटाबॉलिक अप्रोचेस, जिसमें प्रोटीन्स की सिंथेसिस है, मेटाबॉलिक पाथवेज के अंदर चेंजेस लेके आते हैं। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जीन रेगुलेशन का मैकेनिज्म। ऐसे जीन्स जो साइलेंट होते हैं, आप लोग जीन रेगुलेशन पढ़ चुके अच्छी तरह से लास्ट सेमेस्टर में, तो ऐसे जीन्स जो साइलेंट फॉर्म में मौजूद हैं और वो रिस्पॉन्ड करते हैं सिर्फ फ्लडिंग स्ट्रेस में, तो वो एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। और फ्लडिंग के रिस्पॉन्स में जब वो एक्टिव होंगे, अपना एक्सप्रेशन शो करेंगे, अपनी प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे, या किसी मेटाबॉलिक पाथवे के लिए वो कुछ और प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो ये उसका एक रिस्पॉन्स है अंडर स्ट्रेस ऑफ सबमर्ज कंडीशन या फ्लडिंग या वाटर लॉक कंडीशन में प्लांट जो प्रोड्यूस करता है। एक जर्नल्स ओवरव्यू या समराइज शुरू से डिस्कस करते हैं। जब फ्लडिंग आती है तो प्लांट पे क्या इम्पेक्ट होता है, मैं सब समराइज़ करने जा रहा हूँ चीज़ों को, कि जो ऑक्सीजन है
उसकी डेफिशिएंसी स्टार्ट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी स्टार्ट इस वजह से होती है कि रूट्स की इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। सनलाइट कई दफ़ा डेफिशिएंट हो जाती है जब प्लांट्स के लीव्स जो हैं वो कर्ल होना शुरू हो जाते हैं, ड्रूप होना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह से, इन सब कंडीशंस की वजह से जो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज़्म है, फोटोसिंथेसिस का जो पाथवे है वो स्टॉप होना शुरू हो जाता है, हैम्पर हो जाता है, रुक जाता है। तो जब फोटोसिंथेसिस रुकती है तो उसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस कम होती है, और ये कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस जब कम होती है तो रूट्स को उस वक्त अंडर दिस वाटर लॉग स्ट्रेस रिक्वायरमेंट बढ़ जाती कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स एनारोबिक कंडीशन में ज़्यादा रिक्वायर करने की वजह से रूट्स को अगर एरियल पार्ट्स जब कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलते तो उनमें हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट स्टार्वेशन का प्रोसेस आता है, और जब ये कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस कंप्लीट ना होने की वजह से प्लांट को प्रॉपर फूड नहीं मिलता तो उसकी ग्रोथ लिमिट होना शुरू हो जाती है। तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से जो स्ट्रेसेस आती हैं, हाइपोक्सिया और एनॉक्सिया, ये हमने डिस्कस कर ली हैं। इससे प्लांट्स का रिडॉक्स पोटेंशियल चेंज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से रॉ स्पीशीज़ जनरेट होती हैं, वो प्लांट्स की मेम्ब्रेन्स को डिग्रेड करना शुरू कर देती हैं। तो ये इसके कुछ जनरल इम्पैक्ट्स मौजूद हैं जो प्लांट्स में आ सकते हैं और प्लांट्स इनकी वजह से सफ़र कर सकते हैं। दैट्स ऑल बेटा। ओके बेटा, यहाँ तक हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है फ्लडिंग स्ट्रेस का। आप लोगों को ग्रुप में एक्टिविटीज़ बहुत कम हुई हैं, आपका कोई रिस्पांस नहीं आता, कोई क्वेश्चन वगैरह आप लोग नहीं करते, या तो सारा ही समझ आ रहा है या बिल्कुल ही आप पढ़ नहीं रहे हो या समझ ही कुछ नहीं आ रहा। तो जो भी अगर आपको कोई इसमें है रिस्पांस अपना ज़रूर दीजिएगा। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे चीज़ों को। और अपकमिंग हमारा टॉपिक इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सलिनिटी की तरफ मूव करें, सॉल्ट स्ट्रेस की तरफ, जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो इससे मिलता जुलता है, ड्राउट से मिलता जुलता एक है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इनसे मिलती जुलती हमने पढ़नी होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तक अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे सलिनिटी स्ट्रेस को। अब तक इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप ग्रुप में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।